कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ, अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा। न जाने ये घर कब टूट जाए। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती हैं। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहीं बैठो, मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की ओर जाती है। मिठू तोता पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, सभी पक्षियों के घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवों का घर ही बचा है, क्योंकि उनका घर ऊंची जगह है। अगर वो कौवे हम पक्षियों को अपने घर में आसरा दें तो हम भी इस बारिश से बच जाएंगे। मिठू भैया, कबूतर कहाँ है? चिड़िया बहन, वो भी आने ही वाला होगा। वो अपने टूटे हुए घर से दाने उठाने गया है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कोई पक्षी भी जिंदा नहीं बचेगा। कबूतर यार, यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है चलो हम सब चलते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त गोरी कौवे और कालू कौवे के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। हम सब के घर बाढ़ में बह गए और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवे भी आ जाती है। पक्षियों, हम किसी को अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि तुम सब अब मेरे घर में आश्रय ले लोगे। गौरी, याद करो, जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था तो तुमने चिड़िया के घर में 5 दिन आश्रय लिया था। अच्छा, वो बात पुरानी हुई। गौरी, 1-2 दिन की तो बात है, बारिश रुक जाएगी तो ये सब पक्षी चले जाएंगे। तेरे बाप ने नहीं बनाया ये घर, मेरी माँ ने बनवा कर दिया है मुझे। और जाते हुए मेरी माँ मुझे कह कर गई थी कि ये घर मेरा है, ना कि तुम्हारा। ठीक है गोरी, हम चले जाते हैं, मगर तुम कालू से लड़ाई ना करो। चिड़िया के घर के पास एक बहुत बड़ा बांसों का बाग था। रानू चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर जाना कहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों से एक नाव बना लें तो जंगल की दूसरी ओर जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, तुम सब मुझे बांस ला कर दो। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया बांस लाने लगते हैं और कबूतर बेलों की मदद से नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है। थोड़ी ही दूर उसे अपनी माँ और सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। ऐसे थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव में बैठ जाते हैं। बाढ़ के बहते हुए पानी में नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कौवी खिड़की से पक्षियों को जाता हुआ देखकर हंसने लगती है। कालू जी, इधर नाव उल्टेगी और सबके सब बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी भी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और वो सब नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ फसल तैयार थी जो उन पक्षियों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, हमने कर दिखाया, यहाँ बाढ़ का पानी भी नहीं है और दाना भी ढेर सारा है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। चिड़िया बहन, वो घने पेड़ की खोकर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़कर बाढ़ में बह जाता है। साथ ही कौवों का घर भी बाढ़ में बह जाता है। कालू और गोरी एक टूटी हुई लकड़ी को पकड़कर पानी से बाहर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं।
बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, सब चले गए। अब यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। गौरी, तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो। बूढ़ी कवि एक पेड़ पर बैठी अपने घोंसले को बना रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना उसके लिए कोई आसान काम ना था। हो, मैं कालू कौवा हूँ। कालू है मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। हो। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसको तंग करने का बहुत मजा आएगा। कालू कौवा उस बूढ़ी कवि के पास जाकर उसका घोंसला नीचे गिरा देता है। हो, लो, बन गया तेरा घोंसला। कौन कौन हो तुम, दुष्ट कव्वे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी। कालू कौवा बूढ़ी कवि का दाना उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। टूटे टूटे तेरी टांग, तेरे पंख टूटे। दुष्ट कव्वे बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता। रोती हुई बूढ़ी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, अभी कोई जवान कौवा मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन लेकर भाग गया। माँ जी, इस जंगल में एक ही कौवा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो कौवा अकेला ही रहता है। अभी पिछले महीने उसने अपनी पत्नी को मार मार कर जान से ही मार दिया। वो कौवा कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बूढ़ी कवि रोती हुई वहाँ से चली जाती है। खा पीकर कालू कौवा आराम से अपने घर में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कवि रोती हुई मिठू तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। उस दुष्ट कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी ले गया। अब मुझे न्याय चाहिए। माँ जी, वो कौवा बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे। कोई पक्षी भी उस कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और जाकर अपना नया घोंसला बना लीजिए। बूढ़ी कवि नाराज हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा ही रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम जैसे पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगा। जितना डरोगे उतने बुरे वो काम करेगा। चिड़िया बहन, आज बूढ़ी कवि मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने भी कौवे को ना रोका तो वो एक ना एक दिन हमारे बच्चों को भी मार देगा। मिठू, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो ऐसे ही मैं भी बहुत डरती हूँ उससे। वो जिसे भी मारता है मार मार कर उसके पंख तोड़ देता है। सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो। आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। क्यों? सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं, अब मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बुलबुल को नीचे गिराकर अपनी चोंच से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें। कौवे, ये मर जाएगी। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरी ये चोंच ही तोड़ दूंगा। ये मोटी बुलबुल मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ, मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कालू कौवा बुलबुल के फूलों की टोकरी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तुम सब ने जहाँ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कोई भी नहीं है जो इस काले कौवे का मुकाबला कर सके। अगर मुझे कोई बचाने आता तो इस कौवे की इतनी हिम्मत ना होती कि कल वो किसी और पक्षी को मारता। परंतु कोई बात नहीं, कल को इसने बूढ़ी कौवी को मारा और आज मुझे। ऐसे ही
ऐसे ही सभी की बारी आएगी, सब मरेंगे उस कफे के हाथों। फिर जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, बहुत हो गया, वो कौवा अपनी हद से आगे बढ़ गया है। कबूतर भैया, वो कौवा बहुत शक्तिशाली है। चिड़िया बहन, अगर हम सब इकट्ठे हो जाए तो वो कौवा हमारे सामने फीकी बिल्ली बन जाएगा। हम सबको एक साथ मुकाबला करना होगा। तो ठीक है पक्षियों, हम सब मिलकर उस कौवे का मुकाबला करेंगे और उसे अपने जंगल से निकाल देंगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की रोने की आवाज आती है। ये तो मेरी बेटी गुड़िया की आवाज है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से भागते हैं। मामा मामा, इस गंदे कौवे अंकल ने मेरा फल छीन लिया और मुझे मारा भी है। आजा आजा चिड़िया, तू भी खा ले मीठा फल, तुझे भी देता हूँ मैं मीठा फल। दुष्ट कौवे, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। हम सब मिलकर कौवे का मुकाबला करेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे पर हमला कर देते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से ना मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। दोस्तों, इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। फिर कालू कौवा वो जंगल छोड़कर चला जाता है। कालू, जैसे भी हो मैं सोने के झुमके लेकर रहूंगी। घर में खाने का राशन नहीं है और तुम चली सोने के झुमके लेने। मैं कहाँ से लेकर दूं तुझे सोने के झुमके। जो भी हो, झुमके तो अब मैं लूंगी। गोरी कवि और कालू कौवा रात को अपने घर में सोए हुए थे कि गोरी कवि आधी रात को चुपके से उठती है और वो घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवे की आंख खुलती है तो वो गोरी कवि को ना देखकर अपने घर से निकलता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। आवाज सुनकर वो भी बाहर आती है। क्या हुआ कालू, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? चिड़िया, गोरी कई दिनों से मुझसे सोने के झुमके मांग रही थी। मैं भला कहाँ से लेकर देता, वो घर में नहीं है। लगता है किसी के घर में चोरी करने चली गई है। गोरी कवि अनजाने में कबूतर के घर में घुस जाती है। गोरी कवि अलमारी से लूसी कबूतरी के झुमके उठा ही रही थी कि कबूतर की आंख खुल जाती है। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। फिर लूसी कबूतरी और कबूतर गोरी कवि को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। कवि भैया, ये शोर कैसा है? चलो जाकर देखते हैं। छोड़ दो कबूतर भैया, गोरी को छोड़ दो। बहुत मुश्किल से रानू चिड़िया और कालू कौवा कबूतर से गोरी कवि को बचाकर ले जाते हैं। बहुत मारा, उन गंदे कबूतरों ने बहुत मारा। गोरी, अब घर जाओ, सुबह बात करेंगे। फिर गोरी कवि अपने पति कालू के साथ घर चली जाती है। सारी रात गोरी कवि जागकर गुजारती है। अगली सुबह हो जाती है। किसने कहा था गोरी कि चोरी करने जाओ? अगर मैं और चिड़िया न आते तो वो कबूतर तुम्हें मार मार कर जान से ही मार देते। कालू जी, मेरी बचपन की इच्छा है, सोचा था शादी के बाद मेरा पति मुझे सोने के झुमके लेकर देगा, लेकिन मेरा पति भी निखट्टू ही निकला। गोरी कवि नाराज होकर नदी पर चली जाती है। वो बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी, ऐसे चोरी करने से कोई कामयाब नहीं बन जाता। अगर तुम्हें सोने के झुमके लेने हैं तो मेहनत करो और अपनी मेहनत से कमाकर लो सोने के झुमके। चिड़िया, मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, मैं क्या करूं? गोरी, इस जंगल में कोई भी गोलगप्पे का स्टॉल नहीं है, तुम गोलगप्पे का स्टॉल लगा लो। देखना फिर चंद ही दिनों में तुम अपने सोने के झुमके ले लोगी। चिड़िया, क्या सच में अगर मैं मेहनत से काम करूं तो कामयाब हो जाऊंगी? गोरी, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फिर गोरी कवि अपने घर जाती है। वो अपनी रसोई से कुछ मिर्च मसाले उठा लेती है और घर के बाहर एक रेहड़ी लगा लेती है। गोरी, चलो मैं तुम्हें मिट्ठू की दुकान से गोलगप्पों का सामान दे देती हूँ। तुम गोलगप्पे बेचकर बाद में मिट्ठू को पैसे दे देना। फिर रानू चिड़िया गोरी को साथ लेकर मिट्ठू तोते की दुकान पर जाती है।
मिठू भैया, गोरी मेहनत से काम करना चाहती है, हमें इसकी मदद करनी होगी। मेहनत, वो भी गोरी कभी? बताओ चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ? मिठू भैया, बस इतना कि गोरी कवि को गोलगप्पों का सामान दे दो, वो आपको पैसे लौटा देगी। मैं वादा करती हूँ मिठू भैया, मैं पैसे लौटा दूंगी। फिर मिठू भी मान जाता है और वो गोरी कवि को सामान उधार दे देता है। गोरी कवि अपना काम शुरू करती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, गोरी के स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे। शाम तक गोरी कवि के गोलगप्पों की एक प्लेट भी नहीं बिकती। गोरी कवि घबरा जाती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, सारा दिन बैठकर काई काई करती रही हूँ, लेकिन एक प्लेट भी गोलगप्पों की नहीं बिकी। गोरी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, काम चलने में थोड़ी देर तो लगती है। जो गोलगप्पे बचे हैं वो गरीबों में बांट दो। गोरी कवि चिड़िया की बात मानकर बचे हुए गोलगप्पे गरीब पक्षियों में बांट देती है और दूसरे दिन फिर से गोलगप्पों का स्टॉल लगा लेती है। तभी कबूतर वहाँ आता है। गोलगप्पे? अरे वाह, मैं तो गोलगप्पे ही खाऊंगा। फिर कबूतर एक प्लेट गोलगप्पों की खाता है। गोरी, ये गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं गोलगप्पे। कबूतर भैया, पूरे जंगल में बता दो कि मेरे गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट हैं। फिर कबूतर ये बात पूरे जंगल में बताता है। गोरी के गोलगप्पे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे गोरी कवि पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और गोरी कवि के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में गोरी कवि को ढेर सारा मुनाफा होता है। गोरी मिठू के पैसे भी लौटा देती है। गोरी, मैंने कहा था ना कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया बहन, तुमने सच ही कहा था। आज शाम मेरे साथ चलना, मुझे कोई काम है। फिर गोरी कवि शाम को चिड़िया को अपने साथ लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और अपने लिए सुंदर से चमकते हुए सोने के झुमके लेती है। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, परंतु अपनी इच्छा ना पूरी कर सकी। मेहनत की तो 1 महीने में ही सोने के झुमके खरीद लिए। कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी और लंबी बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने ऐसा फल तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या हो सकता है? ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो, क्या वो फल खाने के लायक है? कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो, ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गोरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गोरी कवि और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज बेल से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ। हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गोरी, जरा जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गोरी कवि जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है।
दोनों कौवे बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गौरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गौरी कौवी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। मर गया गौरी, मैं मर गया। ये बहुत भारी है। जल्दी करो गौरी, मुझे बाहर निकालो। गौरी कौवी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गौरी, जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गौरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गौरी कौवी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू मिठू भैया मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी, तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गौरी कौवी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गौरी कौवी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू जाओ सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है। वो रानी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कौवे भैया, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गौरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। कालू कौवा एक सेठ पक्षी के यहाँ काम किया करता था। एक दिन सेठ पक्षी कुछ पक्षियों को अपने काम से निकाल देता है, जिससे कालू कौवे की भी छुट्टी हो जाती है। सेठ जी, हम पर कृपया करें, हम गरीब भला कहाँ जाएंगे। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बहुत ही परेशान कालू कौवा अपने घर जाता है। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं, परंतु अभी तक कालू कौवे को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। कौवों का सारा परिवार बहुत परेशान था। पैसे ना होने की वजह से घर में बहुत तंगी हो जाती है, जिसके कारण जग्गू को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है और चील भी अपने घर का किराया लेने आ जाती है। अरे कौवो, निकलो मेरे घर से, 5 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, अब जल्दी से पैसे दो वरना भागो यहाँ से। चील दी, हम पर थोड़ी कृपया करे, हम ऐसे मौसम में भला कहाँ जाएंगे। चील दी, रहम करे हम गरीबों पर। किराया ना देने के कारण चील उन कौवों को घर से बाहर निकाल देती है और अपने घर को ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। हरियाली तोती, जो बहुत गरीब थी, वो कौवों के यहाँ काम किया करती थी। मालकिन, क्या हुआ? रात के इस समय आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? गौरी कौवी रोने लग जाती है। क्या बताऊं हरियाली, किराया ना देने के कारण चील ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, जब मैं आपके यहाँ काम किया करती थी तो आप मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज आप मुश्किल में हैं तो मैं आपकी मदद करूँगी। फिर हरियाली तोती कौवों के परिवार को लेकर अपने घर चली जाती है। हरियाली का घर तो टूटा हुआ था, मगर उन कौवों के परिवार को छत मिल जाती है। उस रात वो सब सुकून की नींद सोते हैं। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। मालकिन, मैं एक चिड़िया के यहाँ काम करती हूँ।
अगर आप मेरे साथ वहाँ काम करना चाहें तो मैं आपको वहाँ लगवा सकती हूँ। हरियाली बहन, हमें अपने घर का खर्चा उठाना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? फिर गौरी कवि हरियाली तोती के साथ रानू चिड़िया के पास चली जाती है। गौरी, अगर तुम रसोई का काम संभाल लो तो मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 1000 तनख्वाह दूंगी। मालकिन, मेरे पंख में बहुत स्वाद है। अगर आप मेरे पंखों का बना हुआ खाना खाओगी तो बहुत खुश हो जाओगी। फिर गौरी कवि चिड़िया की रसोई में काम करना शुरू कर देती है। वो अपनी मालकिन चिड़िया के लिए खाना बनाती है। अरे गौरी, तुम्हारे पंखों में तो बहुत स्वाद है, तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन हाँ, खाने ऐसे ही स्वादिष्ट बनाती रहना। ऐसे गौरी कवि को काम मिल जाता है और उधर कालू कौवा भी जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कौवे अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं। हरियाली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें अपने घर में इतने दिन तक रखा। मालकिन, आप अभी भी मेरी मालकिन ही हैं। ये तो मेरा फर्ज था। हरियाली, तुम मुझे मालकिन ना कहा करो, मुझे शर्म आती है। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू और अपने पति कालू के साथ अपने घर में चली जाती है। जग्गू के बाबा, क्यों ना कल से हम जग्गू का एडमिशन फिर से करवा दें। हाँ गौरी, हम अपने जग्गू को जरूर पढ़ाएंगे। फिर वो कौवे अपने बेटे जग्गू को स्कूल भेजने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन कौवों के हालात बेहतर होते गए। अब उनका जग्गू भी स्कूल जाता था और उनके पास इतने पैसे भी जमा हो गए थे कि वो कोई कारोबार शुरू कर सकें। एक दिन गौरी कवि नदी पर बैठी हरियाली तोती से कहती है, हरियाली, मैं सोच रही हूँ कि हम कोई काम शुरू कर लेते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं। आपके पंखों में स्वाद है, क्यों ना आप खाने का होटल बना लो। जंगल के सभी पक्षी आपके बनाए हुए खाने को बहुत पसंद करेंगे। फिर गौरी कवि हरियाली की बात मान लेती है। वो अपने घर के बाहर एक अपना छोटा सा ढाबा बना लेती है। रानू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी, क्या तुम आज काम पर नहीं आओगी? चिड़िया मालकिन, मुझे माफ कर देना, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। लेकिन गौरी, मैं तो खाना तुम्हारे पंख का बना हुआ ही खाऊंगी। अब जल्दी से मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। ऐसे गौरी कवि का काम बहुत तेजी से चल पड़ता है। अब वो कवि अपना जीवन बहुत खुशी खुशी से गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी की माँ का फोन आता है। लूसी बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए गाजर की खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी घर से भागी भागी नदी पर अपने पति कबूतर के पास जाती है। कबूतर जी, आप जल्दी से जाएं और किसान के खेत से कुछ गाजर ले आएं। कल मेरी माँ आ रही है और मुझे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बनानी है। लूसी, माँ के बहाने मुझे भी गाजर की खीर खाने को मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था गाजर की खीर खाने को। फिर कबूतर वहाँ से किसान के खेत की ओर गाजर लेने चला जाता है और लूसी कबूतरी शक्कर और दूध लेने चली जाती है। मिठू भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे दूध दे दो और साथ में शक्कर भी। गौरी कवि जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो लूसी कबूतरी से पूछती है, लूसी, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? हाँ गौरी, कल मेरी माँ आ रही है और मैं अपनी माँ के लिए मीठी गाजर वाली खीर बना रही हूँ। लूसी, गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे घर में रख जाना। सुबह तक ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी ठंडी खीर अपनी माँ को देना। देखना, ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी को गौरी कवि की बात बहुत पसंद आती है। हाँ गौरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ लूसी, मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। फिर लूसी कबूतरी दूध और शक्कर लेकर वहाँ से घर चली जाती है। कबूतर भी गाजर लेकर आ गया था।
फिर लूसी कबूतरी आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है और मीठी गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। गौरी, देखो मैं आज तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या आज फिर कुछ बाहर से खा लिया है? कालू जी, आज मेरे लिए लूसी कबूतरी मीठी गाजर की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी गाजर की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। बेटी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडा कर लेना और शक्कर भी थोड़ी ज्यादा ही डालना। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम से आ जाना। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी मीठी खीर बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है। लूसी, अब तुम ये खीर लेकर कहाँ जा रही हो? कबूतर जी, मैं ये खीर गोरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर लूसी कबूतरी खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है और गौरी कवि के घर पहुँच जाती है। लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक तुम्हारी ये खीर बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है गौरी, मैं सुबह सुबह खीर ले जाऊंगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये खीर तो अब मेरी माँ ही खाएगी। रात हो जाती है। जब कालू कौवा फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी गाजर की खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भरकर खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह सवेरे गौरी की माँ पहुँच जाती है। गोरी बेटी उठो, देखो मैं आ गई हूँ। माँ, तू तो कुछ जल्दी ही आ गई। क्या करूँ बेटी, ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फिर गौरी कवि फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ गौरी, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशर्म, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। फिर गौरी कवि बची हुई खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भरकर वो खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? गौरी, वही खीर जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं लूसी, मेरे फ्रिज में तो कोई भी खीर नहीं है। गौरी कवि साफ मुकर जाती है। गौरी, मेरी खीर मुझे वापस दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चल भाग यहाँ से, चुपचाप अपने घर चली जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर लूसी कबूतरी शोर मचाती है और सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम गौरी, कुछ तो शर्म करती, तुमने लूसी की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कवि तो बहुत बुरी है। गौरी कवि अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी चोरी की खीर खिलाकर मुझे बेइज्जत करना था तो ना बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गौरी कवि अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। तेज बारिश में गुड़िया एक मीठा फल लिए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में गौरी कवि गुड़िया को रोक लेती है। गुड़िया, ये मीठा फल मुझे दे दो, ये मीठा फल मेरे जग्गू को बहुत पसंद है। नहीं आंटी, इतनी तेज बारिश में मुझे ये एक मीठा फल ही तो मिला है, मैं ये अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रही हूँ। गुड़िया, तुम्हारे पीछे बड़ी चील है। जैसे ही गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो गौरी कवि गुड़िया का मीठा फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घंटी, गौरी आंटी घंटी, मेरा मीठा फल छीनकर भाग गई। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मम्मा, मैं ऐसी तेज बारिश में बहुत मुश्किल से आपके लिए एक मीठा फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो गंदी गौरी आंटी मुझसे वो मीठा फल छीन कर चली गई। कोई बात नहीं गुड़िया, मैंने दाना खा लिया था।
लेकिन मम्मा, उस गोरी आंटी को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी कमजोर पक्षी को दाना नहीं खाने देगी। खा ले मेरे जग्गू बेटा, ये मीठा फल खा ले। मैं ये मीठा फल गुड़िया से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह दूसरों से भोजन छीन छीन कर खाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास है अपने जग्गू पर। मेरा बेटा मेरी तरह बड़ा होकर चोरियां करके ही खाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया का दोस्त किक्की नदी से पानी पी रहा था। किक्की ने अपना दाना वहीं रखा हुआ था, तभी जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वो चुपके से किक्की के पास जाता है और किक्की का दाना उठा लेता है। छोटा किक्की कबूतर भी जग्गू कौवे को देख लेता है। चोर चोर कौवे, रखो मेरा दाना यहाँ रखो। लेकिन जग्गू कौवा अपनी माँ की तरह होशियार था। वो किक्की का दाना चुराकर वहाँ से भाग जाता है। किक्की रोता हुआ गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया फूलों के बागीचे में बैठी हुई थी। गुड़िया, उस गंदी आंटी गोरी के बेटे जग्गू ने मेरा दाना चुरा लिया है। हाँ किक्की, कल उसकी माँ ने मेरा फल चुरा लिया था और आज उसके बेटे ने तुम्हारा दाना चुरा लिया है। किक्की, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर उन कौवों को सजा जरूर देंगे ताकि आइंदा वो किसी का भोजन न चुराए। फिर दूसरे दिन गुड़िया और किक्की इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। वहाँ एक किसान मिठाई बना रहा था। एक कौवा वहाँ आता है और इंसान की मिठाई खाने लगता है। छी छी, गंदे कौवे, भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया और किक्की एक पेड़ पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। गुड़िया, आइडिया, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे। हाँ किक्की, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। फिर गुड़िया और किक्की इंसान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, इंसान, हमारे जंगल में एक कौवी रहती है और वो कह रही थी कि आज वो आपकी मिठाई चुरा कर खाएगी। अगर अब कोई मेरे पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बहुत गुस्सा है कौवों पर। गुड़िया और किक्की वापस अपने जंगल जाते हैं और वो गोरी कौवी से कहते हैं, आंटी गोरी, इंसानों की बस्ती में बड़े पीपल के पेड़ के पास एक इंसान मिठाई बना रहा है। वो आपको बुला रहा है। वो मुझे क्यों बुला रहा है? आंटी कौवी, वो किसी सुंदर कौवी को अपनी मिठाई खिलाना चाहता है। जब मैं और गुड़िया वहाँ से गुजरे तो इंसान ने हमें बुलाकर कहा कि हम किसी सुंदर कौवी को इंसान के पास भेज दें। हाँ किक्की बेटे, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे जग्गू को भी साथ लेकर जाती हूँ। गोरी कौवी तुरंत उड़ती है और अपने घर जाती है। जग्गू बेटे, जल्दी चलो, हमें हलवाई इंसान बुला रहा है। उसने हमारे लिए मिठाई रखी हुई है। क्या मम्मा, मिठाई? आज तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। जग्गू कौवा ऐसे खुश होते हुए कहता है और फिर दोनों माँ बेटा इंसान की बस्ती में हलवाई के पास मिठाई खाने चले जाते हैं। गुड़िया और किक्की भी गोरी कौवी के पीछे जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर छुपकर सब देखने लगते हैं। देखो इंसान, हम आ गए। अब जल्दी से एक प्लेट मेरे बेटे को और एक प्लेट मुझे मिठाई की दे दो। अच्छा, रुको, मैं अभी अंदर से प्लेट लेकर आता हूँ। फिर हलवाई इंसान अंदर जाता है और अंदर से एक लाठी लाकर आहिस्ता से उनके पीछे आकर उन्हें जोर जोर से मारने लगता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। बताओ, फिर आएगी काली कौवी मेरी मिठाई खाने? बहुत मुश्किल, हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करना। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर मिठाई खाती हैं।